हाय फ्रेंड्स, आज हम सीमन एनालिसिस के बारे में बात करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं जब भी एक इनफर्टाइल कपल हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आता है तो देखिए जो फीमेल पार्टनर्स हैं उनमें हमें ये देखना होता है कि उनके एग रिजर्व है कि नहीं। मेल पार्टनर्स में हमें देखना होता है उनका स्पर्म पैरामीटर्स कैसे है। आज हम सीमन एनालिसिस के बारे में ही बात करने वाले हैं। यूजुअली फीमेल्स जिनको बेबी बेयर करना है वो तो जल्दी आ जाती हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती टेस्ट कराने में, ब्लड टेस्ट। लेकिन जब मेल पार्टनर की बात आती है तो उनमें एक ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा देखा गया है कि नहीं, मेरे फैक्टर्स तो अच्छे ही होंगे, मुझ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेल पार्टनर्स जितना ज़्यादा डीएनए में कंट्रीब्यूट करते हैं यानी कि 50%, उतना ही फीमेल्स भी कंट्रीब्यूट करती हैं, मतलब 50%। अगर फीमेल पार्टनर में कोई प्रॉब्लम हुई, उसकी वजह से बेबी अगर नहीं हो सकता, तो सेम अप्लाई होता है मेल पार्टनर पे भी। यानी कि अगर मेल पार्टनर का डीएनए में कोई प्रॉब्लम हो या स्पर्म अच्छे से स्विमिंग ना कर रहा हो, भाग ना रहा हो, या काउंट कम हो, या कोई और फैक्टर जो कि हम आगे देखने वाले हैं, तो इस केस में हमें इनफर्टिलिटी हो सकती है। इसीलिए मेल पार्टनर्स को भी इक्वली पार्टिसिपेशन करना ज़रूरी है इस इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट में। तो फ्रेंड्स, चलिए अभी हम देखते हैं सीमन एनालिसिस रिपोर्ट्स। ये क्या होता है, कैसे होता है, कौन से पैरामीटर्स को देखना चाहिए। सीमन एनालिसिस में हम स्पर्म को काउंट देखते हैं, स्पर्म का मोटिलिटी देखते हैं, फिर हम उसका डीएनए टेस्ट अगर करना पड़े, डीएनए फ्रेगमेंटेशन टेस्ट, हम वो भी करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन कि सीमन एनालिसिस में हम स्टेप बाय स्टेप क्या क्या देखते हैं। फर्स्ट स्टेप है सीमन का एब्स्टिनेंस। जब आपने लास्ट टाइम सैंपल दिया था उसके बाद से लेके आज सैंपल देने तक जो गैप है आपका सैंपल प्रोड्यूस करने का, मतलब इंटरकोर्स करके जो सैंपल निकला या मैस्टरबेशन करके सैंपल निकला, उन दोनों सैंपल, वो दोनों एक बार जब सैंपल दे दिया, वो दोबारा देने के बीच में जो गैप है उसको एब्स्टिनेंस बोलते हैं या फिर गैप सिंपली बोल देते हैं। ठीक है, तो वो गैप आपका 2 से 7 दिन का होना चाहिए। वो 2 से 7 दिन का गैप होने से हम जो है अच्छे से सीमन एनालिसिस कर सकते हैं। आपका सीमन एनालिसिस 2 भाग में डिवाइड होता है। पहला होता है मैक्रोस्कोपिक। आपके स्क्रीन पे एक फ़ोटो आ रही होगी जिसमें हमने एक सीमन टेस्ट का रिपोर्ट दिया हुआ है, एक डेमो रिपोर्ट दिया है, आप वो देख करके समझ सकते हैं। तो मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में हम पहले तो देखते हैं अपीयरेंस, मतलब वो दिख कैसा रहा है। अगर वो ग्रेइश दिख रहा है और ट्रांसपेरेंट सा दिख रहा है, इसका मतलब सैंपल अच्छा है, उसका कलर अच्छा है। अगर वो वाइटिश है, इसका मतलब उसमें कुछ पस्सेल हो सकते हैं, किसी टाइप का इन्फेक्शन हो सकता है। अगर वो येलोइश है, इसका मतलब शायद पेशेंट को जॉन्डिस हो, शायद, या फिर कोई और मेडिसिन ले रहे हो, इसकी वजह से भी वो येलोइश हो सकता है। या फिर रेडिश हो, इसका मतलब उसमें आरबीसीज, मतलब ब्लड के कुछ पार्टिकल्स आ गए हैं। ये हो सकता है कि आपको कोई अंदरूनी चोट हो, उसकी वजह से ब्लड आ रहा हो, या फिर सैंपल देते टाइम कुछ ब्लड आ गया हो आपका खिंचाव की वजह से, या फिर इंटरकोर्स करके जब हम सैंपल देते हैं उस टाइम में भी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वहाँ से जो ब्लड आ जाए वो भी उसमें मिक्स हो सकता है। उसके बाद हम आते हैं विस्कोसिटी पे। विस्कोसिटी मतलब उस सैंपल में एक चिपचिपाहट होती है। ये चिपचिपाहट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसमें हम एक लिक्विफिकेशन टाइम ढूंढते हैं। लिक्विफिकेशन टाइम मतलब जब आप सैंपल देते हैं, वो सैंपल देने के 10 से 15 मिनट के अंदर या 20 मिनट के अंदर वो लिक्विफाई हो जाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जो हम देखते हैं वो 60 मिनट देखते हैं। इस दौरान मतलब सैंपल देने के 1 घंटे बाद तक अगर सैंपल लिक्विफाई नहीं होता, मतलब एकदम पानी जैसा नहीं हो जाता, तो हम इसको विस्कस या हाई विस्कोसिटी बोलते हैं। यानी कि जब आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं और आपका सैंपल विस्कस है, वो 1 घंटे तक थिक ही है, वो पानी जैसा नहीं अगर हो गया, इसका मतलब वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आपके सैंपल में। उसके साथ साथ सैंपल में किसी टाइप का जेलेटिनस बॉडी होना, मतलब कुछ थिक बॉडीज़, जेल लाइक बॉडीज़ होती हैं, वो भी आपके प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो है पीएच।
पीएच भी हम लैब में ही चेक करते हैं। इसमें हम एक नॉर्मल एक ड्रॉप लेके या तो पीएच मशीन में डालते हैं या पीएच पेपर पे। इस पे ये देखते हैं कि कहीं वो एसिडिक या बहुत ज़्यादा बेसिक तो नहीं है। बहुत ज़्यादा बेसिक हुआ तो उसको हम इन्फेक्शियस सैंपल में काउंट कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा एसिडिक है, हो सकता है उसमें यूरिन मिक्स हो रहा है या किसी और तरीके से एसिडिटी आ रही है। तो पीएच जो है वो 7.2 से लेके 7.8 तक होना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं वॉल्यूम पे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। किसी भी पेशेंट का सैंपल साइज जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। थोड़ा सा ज़्यादा है मतलब कितना, वो एटलीस्ट 1.4 ml तक होना चाहिए। 1.4 ml से ज़्यादा ही होना चाहिए, क्योंकि अगर आप सैंपल दे रहे हैं और उसमें वॉल्यूम ही बहुत ज़्यादा कम है, उसकी मात्रा ही बहुत ज़्यादा कम है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जब इंटरकोर्स करें तो वो सैंपल डाइल्यूट हो जाए, वो सैंपल मिक्स हो जाए उसके आसपास के एनवायरनमेंट में और फिर उतने स्पर्म्स ना जा पाएँ यूट्रस में जितने जाने चाहिए। ओके, तो चलिए अभी हम देखते हैं कि एग्जैक्टली माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, बहुत ही सूक्ष्म लेवल पे हम क्या चीज़ें देखते हैं। ओके, इसमें हम देखते हैं स्पर्म काउंट, कितना काउंट होना चाहिए। स्पर्म काउंट कम से कम 39 मिलियन होना चाहिए एक इजैकुलेट में। मतलब एक बार जब आप सैंपल देंगे उसमें कम से कम 39 मिलियन स्पर्म्स होने चाहिए। पर ml अगर देखें तो ये 14 ml होता है, लेकिन टोटल जो आप सैंपल देते हैं उसमें कम से कम 39-40 मिलियन तो होना ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं मोटिलिटी पे। मोटिलिटी 3 प्रकार की होती है। पहला होता है प्रोग्रेसिव, यानी कि जो स्पर्म्स हैं वो बहुत तेज़ी से स्विमिंग कर रहे हैं, ऊपर नीचे जा रहे हैं, दूसरे डायरेक्शंस में जा रहे हैं। दूसरा होता है स्लो प्रोग्रेसिव, इसमें स्पर्म धीरे धीरे स्विमिंग करते हैं। तीसरा होता है नॉन प्रोग्रेसिव, मतलब स्पर्म एक ही जगह पे हल्का हल्का स्विमिंग कर रहा है। ये 3 प्रकार की इनकी स्विमिंग टाइप्स होती हैं जिनको हम मोटिलिटी कहते हैं, मतलब किस टाइप के वो भाग रहे हैं। अगर ये नहीं भाग रहे तो हम इसको बोलते हैं इमोटाइल। अब अगर मैं प्रोग्रेसिव बताऊं तो वो कम से कम, जो एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक हमें पैरामीटर देता है, उस पैरामीटर के हिसाब से कम 42% आपके सैंपल में, पूरे सैंपल में 42% मोटाइल स्पर्म होने चाहिए। अगर नहीं है तो हम उसे बोल देते हैं एस्थेनो। ठीक है, इसका मतलब होता है स्लो, या फिर हम आपको अगर काउंट कम है तो हम आपको ओलिगो बोल सकते हैं। और ये डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, इनके हम डिफरेंट वर्ड्स यूज़ करते हैं। के बाद एक चौथी कैटेगरी है जिसमें वो मोटाइल नहीं है स्पर्म्स। अगर वो मोटाइल नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते वो डेड है। वो हो सकता है कि उसकी एनर्जी जा चुकी है जिसकी वजह से वो मूव नहीं कर रहे, वो स्विमिंग नहीं कर रहे। उसे कहते हैं इमोटाइल, मतलब वो अपनी जगह से ज़रा भी नहीं हिल रहे। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं दूसरे पैरामीटर्स में, जिसमें हम कहते हैं सीमन मोर्फोलॉजी। मतलब ये जो आपका स्पर्म है, ये स्पर्म दिखता कैसा है, क्या वो अच्छा दिखता है या वो बुरा दिखता है। इससे आप कहेंगे कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि वो अच्छा दिखे या बुरा दिखे। नहीं, फ़र्क पड़ता है। जब हम साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की कि स्पर्म कैसा दिखता है और वो अंदर जाके जब फर्टिलाइज करता है, आपके अंडे से मिलता है, तो वो कैसा दिखता है, ये लोगों ने जानने की कोशिश की। तो उसकी वजह से हमने पता लगाया कि अगर कोई स्पर्म नॉर्मल थोड़ा सा गोल एलिप्टिकल हो, उसका एक पर्टिकुलर साइज़ हो, वो साइज़ में और उस शेप में अगर मिले स्पर्म तो उसको नॉर्मल कहा जाता है। ये पूरी दुनिया में यही मानक है नॉर्मल स्पर्म होने के। तो इसमें हम बहुत तरीके के मॉर्फोलॉजी ढूंढते हैं, डिफेक्ट्स, जैसे कि हेड डिफेक्ट हो गया। अब स्पर्म्स में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो होता है वो उसका हेड होता है। अब हेड में आप मान लीजिए किसी का हेड थोड़ा दबा हुआ है, कोई बहुत ज़्यादा लंबा है, कोई छोटा है, किसी का बहुत ही ज़्यादा गोल है, किसी के बीच में छोटे छोटे छेद हैं, जिसको वैक्यूल कहते हैं। ये तरह तरह की डिफेक्ट होते हैं जो हेड में होते हैं। फिर कुछ उसके नेक रीजन में होते हैं,
आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, हमने जो पेपर दिया है उसमें अलग अलग तरीके के डिफेक्ट्स हैं। नेक डिफेक्ट है, टेल डिफेक्ट है या मिड पीस डिफेक्ट है। ये सारे डिफेक्ट्स कम से कम 4% होने चाहिए। उससे ज़्यादा कम हो गए, मतलब 4% से 3% अगर मॉर्फोलॉजी हो गया तो इसको हम थोड़ा सा अब नॉर्मल मांगते हैं और हम वर्ड यूज़ करते हैं टेराटोजूस्पर्मिया। ठीक है, ये तो कम से कम 4 या 4 से ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद अगर हम आए तो हम एक और टेस्ट करते हैं, डीएनए फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स टेस्ट। इसमें हम क्या करते हैं, एक सिंपल मेथड है। इसमें हम आपका सैंपल ले करके इसे कुछ जेल्स के थ्रू रन करवाते हैं। रन करने के बाद इसमें हम कुछ स्टेनिंग डालते हैं, कलर डालते हैं। कलर डालने के बाद आप स्क्रीन पे देख सकते हैं अलग अलग साइज़ में कलर आते हैं। पर्पल कलर के कलर्स आते हैं। ये कलर इंडिकेट करता है, जितना ज़्यादा कलर है वो उतना इंडिकेट करता है कि स्पर्म जो आपके हैं वो नॉर्मल है, उसका डीएनए जो है वो इंटैक्ट है, उसमें कहीं ब्रेक नहीं है। और अगर ब्रेक नहीं है तो वो डीएनए नॉर्मल है। ठीक है, ये अगर नॉर्मल है, जितने ज़्यादा, मान लीजिए आपका जो डीएनए फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स है वो 15% आया या उससे कम आया, तो आप उसको एक्सीलेंट कहेंगे, मतलब ये बहुत ही अच्छा सैंपल है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं आईवीएफ में। उसके बाद आता है 15 से 24% के बीच में, जिसे हम गुड बोलते हैं। 25 से 30% जिसको हम फेयर बोलते हैं। और 30 से अगर ज़्यादा डीएनए फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स हो गया उसको हम पुअर की क्वालिटी में रखते हैं। माय फ्रेंड्स, ये था हमारा सीमन एनालिसिस का रिपोर्ट जो मैंने आप सबके साथ बताया। आपको इसके अलावा कोई और क्वेरी हो, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम वीडियोस में कवर नहीं कर सकते, तो अगर कोई और आपको प्रॉब्लम्स है जो आपको जानना है, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो उसके लिए आप डॉक्टर अरुण सर, डॉक्टर अल्विंशिया मैडम या मुझे सूर्यकांत प्रसाद को अप्रोच कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में जो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है आपके लिए और इम्पोर्टेंट भी। थैंक यू।